भारत को एक ही दिन में 3 जनाटेदार थप्पड़ पड़े हैं जनाब। पिछले 12 घंटे के अंदर ये 3 जनाटेदार थप्पड़ पड़े हैं और किसी और से नहीं बल्कि अपने ही एक दोस्त मुल्क से भी पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। भारत ने हमारा बड़ा फायदा उठाया है। भारत जो है वो अपनी हर तरह की चीजें जो है वो अमेरिका को बेचता रहा है। भारत ने जो है बड़ा पैसा बनाया है हमारे जरिए, और लेकिन अब इस तरह नहीं होगा। अब ये ट्रेड जो है वो बैलेंस के मुताबिक होगी, दो तरफा होगी। और भारत के लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जाएं तो जाएं कहां। कौन सी ऐसी एक सुपर पावर है जो इस वक्त एक्चुअली पाकिस्तान के खिलाफ हुई हो। भारत को किसी किस्म की कोई ओपनिंग जो है वो नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, भारत को एक ही दिन में 3 जनाटेदार थप्पड़ पड़े हैं जनाब। पिछले 12 घंटे के अंदर ये 3 जनाटेदार थप्पड़ पड़े हैं और किसी और से नहीं बल्कि अपने ही एक दोस्त मुल्क से भी पड़ा है। ये डिटेल्स भी आपको बताऊंगा, और पाकिस्तान से भी पड़ा है ये डिटेल्स भी आपको बताऊंगा, और डोनाल्ड ट्रंप से भी पड़ा है। तीनों से जनाटेदार थप्पड़ एक ही दिन के अंदर पिछले 12 घंटे के अंदर पड़े हैं। इसकी सारी डिटेल्स मैं थोड़ी देर में अभी आपके साथ शेयर करूंगा, और कुछ एक्सक्लूसिव फुटेजेस अमेरिका के हवाले से भी आपको दिखाने जा रहा हूं। जो हमला ईरान का, वो हमला जो अमेरिका के ऊपर किया गया, जिसे डिनाई किया गया है, उसकी फुटेज भी अब सामने आ गई है। और उसी से प्रूफ होता है कि जनाब, हम पहले भी कहते आए हैं कि अमेरिका जो अपने ऊपर होने वाले हमले हैं उनको डाउन प्ले करता है, उन्हें छुपाता है, उनके होने वाले नुकसानात को छुपाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में इसकी फुटेज भी जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की चीजें वीडियो में आगे चल के जो है मुख्तलिफ वीडियोस भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। और उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह किया करें। और साथ ही साथ एक और बड़ी अहम रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आया करे, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया करे, तो लाइक का बटन दबा दिया करें। इससे आपको, वैसे तो आपने सिर्फ एक बटन प्रेस करना है, आपको लगता है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे हमारे चैनल पे, हमारी वीडियोस पे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि जाहिर बात है, फिर इसका मतलब है यूट्यूब को भी समझ आती है कि जनाब ये कंटेंट पसंद किया जा रहा है। तो प्लीज लाइक का बटन जो है वो जरूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली खबर यह है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी के साथ जो है वो मुलाकात की है। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दाखिला इजलास जो कि किर्गिस्तान में मुनक़्क़िद किया जा रहा था, वहां पे उनकी अपने हम मनसब से मुलाकात हुई है। मुलाकात में अमेरिका से होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हुई है। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दाखिला का इजलास 4 से 6 जून तक जो है बिश्केक के अंदर वो जारी रहेगा, और उसी की साइडलाइंस के ऊपर जो है ये मुलाकात हुई है, जिसकी ये आप तस्वीर भी इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसके अलावा कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के ऊपर जो हमला हुआ था, पिछले वीलॉग के अंदर हमने आपको उसकी फुटेज भी दिखाई थी, और उसमें देखा जा सकता था कि एक कामाकाजी ड्रोन जो है वो भेजा जाता है, उसके जरिए जो है ये बेसिकली अटैक किया जाता है। ये वीडियो आपके सामने है, ये हमने पिछले वीलॉग में भी आपको दिखाई थी। लेकिन ईरान ने एक दफा फिर इसकी तरदीद कर दी है कि नहीं जनाब, ऐसा नहीं हुआ है। एक फौजी जरिए ने तस्नीम न्यूज एजेंसी को बताया कि अमरीकी अहदाफ की जानिब पासदार-ए-इनक़लाब का लॉन्च किया गया ड्रोन और हमले का वक्त दोनों रात के वक्त हुए हैं, जबकि गर्दिश करने वाली हवाई अड्डे की फुटेज जो है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उन्होंने कहा ये दिन की फुटेज है। इसके साथ साथ इस ज़राए ने बताया कि पासदार-ए-इनक़लाब का असल हदफ कुवैत के हवाई अड्डे से 40 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। तो ये कैसे हो सकता है कि ईरान जो है वो कुवैत के एयरपोर्ट के ऊपर हमला करे। ईरान इस बात से इंकार नहीं कर रहा कि उसने हमला किया है, वो इस बात से इंकार कर रहा है कि ड्रोन यहां गिरा है। तो उनका कहना है कि 40 किलोमीटर कहीं और गिरा है, यहां पे हवाई अड्डे के ऊपर जो है वो नहीं गिरा है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अमेरिका के पास ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का एक नकल है, जिसे लोकास जो है वो कहा जाता है। तो उनका कहना है कि बेसिकली ये ड्रोन जो है, जो लगता है इस तरह के जैसे हमारा ड्रोन है, हमारा ड्रोन नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने एग्जैक्टली इसी ड्रोन की एक कॉपी बनाई हुई है, और लुकास उसका नाम है। और ये बेसिकली उनका ये कहना है कि अमेरिका की जानिब से ये मामला को खराब करने की खातिर जो है उनकी जानिब से ये हमला किया गया है। इसके अलावा एक फुटेज जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और ये फुटेज जो है वो बेसिकली ईरान की जानिब से जो अमेरिका की अली अल सलीम एयरबेस है कुवैत के अंदर, जिसके ऊपर ईरान एक्चुअली खुद कहता है कि वो खुद मानते हैं कि जनाब हमने हमला किया है, जिसके बारे में एक्चुअली अमेरिका ने कहा कि नहीं जनाब, हमारे इधर हमारे एयरबेस के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है। अब उसकी सैटेलाइट इमेजरी जो है वो ये सामने आई है, और इसको एक ये तवील एक फुटेज है तकरीबन कोई 27-28 सेकंड की। इसको गौर से देखिएगा, और इससे आपको काफी हद तक जो है वो आइडिया होता है कि उस एयरबेस के ऊपर पूरा एक जो बंकर का हिस्सा था, वो पूरा ये जो अगर आप गौर से देखें, ये पहले की फुटेज है जब ये बंकर पूरा एरिया जो है ये बिल्कुल क्लियर है, लेकिन उसके बाद काले रंग का जो है वो धुआं उड़ता हुआ वहां से दिखाई दे रहा है। वो जगह जो है वो राख हो चुकी है,
और इससे ये पता लगता है कि जनाब ये हमला हुआ है। और ये जो फुटेज है ये 3 जून की ये फुटेज जो है वो सैटेलाइट इमेजरी जो है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इससे आपको पता लगता है कि जनाब ये एक्चुअली वाकई ईरान का जो कामयाब हमला था वो हुआ है। कुवैत की जो अमेरिका की वहाँ पे कुवैत के अंदर जो अमेरिका की एयरबेस है उसके ऊपर वाकई ईरान ने हमला किया है और अपने हदफ को जो है उसने निशाना बनाया। सो अमेरिका बेसिकली इसको जो छुपाने की कोशिश कर रहा था, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा एक ही दिन में जो 3 जनाटेदार थप्पड़ भारत को पड़े हैं, जिसमें अमेरिका, रूस और पाकिस्तान तीनों शामिल हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले आइए अमेरिका की तरफ चलते हैं कि अमेरिका से किस तरह से एक जनाटेदार थप्पड़ पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप कल रात को बेसिकली मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, तो वहां पे एक इंडियन जर्नलिस्ट वहां पे खड़ा हुआ था, तो उसने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया कि जी सुनने में आ रहा है कि अमेरिका की जानिब से जो है वो टैरिफ मजीद लगाया जा रहा है इंडिया के ऊपर, तो क्या ये हकीकत है और इसकी वजूहात क्या है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। उसने कहा कि जी देखें, बात यह है कि इससे पहले, मेरे आने से पहले, मेरी हुकूमत में आने से पहले जो है वो भारत ने हमारा बड़ा फायदा उठाया है। भारत जो है वो अपनी हर तरह की चीजें जो है वो अमेरिका को बेचता रहा है, और मैं ज्यादा भारत को इतना कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, लेकिन कुछ बेवकूफ लोग जो है वो अमेरिका के अंदर यहाँ पे हुक्मरान थे, उन्होंने भारत को जो है वो ये एडवांटेज दिया हुआ था और भारत ने इसका भरपूर फायदा उठाया। जबकि हमारी प्रोडक्ट्स को जो है, या हमारी जो चीजें थी, हमारी जो इंडस्ट्री थी, उनको वो भारत में जाने नहीं देता था। फिर उसने यहाँ पे एग्जांपल जो है, जो मशहूर मोटरसाइकिल्स का ब्रांड है हार्ले डेविडसन, उसकी उन्होंने एग्जांपल दी, जो कि एक अमेरिकन ब्रांड है। उन्होंने कहा इससे पहले जो है हार्ले डेविडसन को अमेरिका में जाने की इजाजत नहीं मिलती थी, लेकिन अब देनी पड़ी है, अब मिल गई है। और उन्होंने कहा कि भारत ने जो है बड़ा पैसा बनाया है हमारे जरिए, और लेकिन अब इस तरह नहीं होगा, अब ये ट्रेड जो है वो बैलेंस के मुताबिक होगी, 2 तरफा होगी। तो बस बहुत हो गया, मुफ्त झूले जो है वो काफी ले लिए, अब इसका वक्त जो है वो खत्म हो गया। तो ये पहला जनाटेदार थप्पड़ जो है भारत को अमेरिका की जानिब से पड़ा। और दूसरा जनाटेदार थप्पड़ जो है वो व्लादिमीर पुतिन, ये ज्यादा हैरानकुन था मेरे लिए कि व्लादिमीर पुतिन की जानिब से जो है वो ये हुआ। वहां पे हुआ ये कि पुतिन भी जो है वो एक कॉन्फ्रेंस वहां पे अटेंड कर रहे थे, एक समिट को अटेंड कर रहे थे, तो वहां पे एक भारतीय सहाफी ने जो है वो पुतिन से सवाल किया कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह चाइना के कंट्रोल में है। अब बेसिकली ये भारतीय साफी कर क्या रहा था, ये बेसिकली एक तीर से 2 निशाने ले रहा था, पाकिस्तान भी और चाइना भी। लेकिन मेरे ख्याल में यही उसकी बहुत बड़ी गलती थी कि उसने इस जुमले के अंदर जो है वो चाइना को भी साथ डाल दिया। और पुतिन जो है वो चाइना को लेके, चाइना पे कमेंट्री के हवाले से बड़ा मोहतात रवैया जो है वो इख्तियार करता है। तो आगे से व्लादिमीर पुतिन ने जवाब दिया कि आई डोंट थिंक सो। उसने कहा मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के कंट्रोल में है। उन्होंने कहा पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और एंड इट हैज मल्टी फेसेटेड टाइज विद डिफरेंट कंट्रीज। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है, और इसके मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो हैं वो इसके ताल्लुकात हैं। अब बेसिकली अगर आप उठा के देखें तो वर्ल्ड सीन के अंदर जो है वो इस वक्त भारत को और भी ज्यादा प्रॉब्लम है पाकिस्तान की पोजीशन को लेके, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने इस वक्त, चाहे वो रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, या फिर ईरान हो, या फिर सऊदी अरब हो, सभी के साथ सिवाय इजराइल के, सभी के साथ जो है अपने बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम रखे हुए हैं। और भारत के लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जाएं तो जाएं कहां। कौन सी ऐसी एक सुपर पावर है जो इस वक्त एक्चुअली पाकिस्तान के खिलाफ हुई हो। तो भारत को किसी किस्म की कोई ओपनिंग जो है वो नहीं मिल रही, और जिसकी वजह से वर्ल्ड लीडर्स के सामने जो है वो इस किस्म के सवाल जो है वो किए जाते हैं। वहां पे मतलब पाकिस्तान के अलावा उन्होंने अपना मसला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसे उड़ा के रख दिया, और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन के सामने रखा तो व्लादिमीर पुतिन ने भी उड़ा के रख दिया। और ये जो तीसरा जो एक जनाटेदार थप्पड़ भारत को पड़ा है, ये बेसिकली, और जो पाकिस्तान की जानिब से पड़ा है, वो मामला जनाब ये था कि एक अदद चैंपियनशिप हो रही थी, और इस चैंपियनशिप का नाम जो है ये श्रीलंका के अंदर मुनक्किद की जा रही थी, और ये मार्शल आर्ट्स की बेसिकली एक चैंपियनशिप थी। इसका नाम था इंटरनेशनल एंड थाई मार्शल आर्ट्स एशियन गेम्स 2026। ये वो एशियन गेम्स नहीं है जो आमतौर पे होती हैं, ये सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स की जो है एशियन गेम्स थी। 30 मई से 1 जून तक ये मुनक्किद की जा रही थी श्रीलंका में, होटल गोल्डी सैंड्स के अंदर नेकुम्बो, वहां पे बेसिकली ये इवेंट जो है मुनक्किद किया गया। तो उस जगह के ऊपर कराची से ताल्लुक रखने वाली आयशा बलोच ने श्रीलंका में होने वाले एशियन रेसलिंग गेम्स में अपने इंडियन हरीफ को हरा के पाकिस्तान के लिए वहां पे गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर ये वीडियो फुटेज के अंदर आप देखें तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले आयशा जो है वो मैच जीतने के बाद जो है वो सजदे में जाती हैं,
और सजदे के बाद जो है जब वो उठती हैं तो एक्चुअली इस वीडियो के अंदर आवाज़ सुनी जा सकती है कि उनके कोच ये कहते हैं कि जाके उसके गले मिलो, यानी कि वो जो इंडियन हरीफ थी उनके बारे में कहा जाता है कि जाओ जाके उससे गले मिलो, और उसके बाद आयशा उसके जाके गले मिलती भी हैं। ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये होता है स्पोर्ट्समैनशिप जो बेसिकली जिसका इजहार किया जाना चाहिए। लेकिन वहीं पे आप भारत की जानिब से देख लीजिए कि भारत इस सारे मामले के अंदर जो है वो पाकिस्तान को किस तरह ट्रीट करता है कि जनाब हम आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे, हम आपसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। मोहसिन नकवी साहब जानते हैं कि उन्होंने एशिया कप की ट्रॉफी नहीं ली थी। तो ये नफरत जो है वो उस साइड से बार बार जो है वो प्रमोट की जाती है, लेकिन पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैनों के हवाले से उनके कोचेस भी जो है उनको कहते हैं कि नहीं, आप जाके हाथ मिलाइए, ये गलत बात है, आपको हर सूरत जो है वो हाथ और गले भी बल्कि में मिलना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा हिजबुल्लाह ने, जरा दोबारा इंटरनेशनल खबरों की तरफ आते हैं। हिजबुल्लाह ने जनाब लबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात शर्मनाक हैं। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने वाशिंगटन में तय पाने वाले लबनान इसराइल जंगबंदी मुआहदे पर रद्द-ए-अमल देते हुए इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात पर तनकीद की है और कहा है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे को लबनानी अवाम के तमाम हलकों ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की सरपरस्ती में होने वाले मुआहदे में लबनान के हवाले से अमेरिका और इसराइल का विजन झलकता है और लबनान को ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट में लाने की कोशिश की गई है। इसराइली फौजी मैदान में जो कुछ हासिल नहीं कर सकते वो सियासी तौर पर हासिल करना चाहते हैं। शुमाली इसराइल में मौजूद बस्तियां इस वक्त तक महफूज नहीं होंगी जब तक लबनानी इलाके हमलों की जद में होंगे। इसके अलावा ईरानी पाकिस्तान इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल कानी ने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि लबनान तनाज़े के हल और जंगबंदी के लिए हमारा कम अज़ कम मुतालबा इसराइल का फौरी तौर पर जंग शुरू होने से पहले की पोजीशन के ऊपर वापस जाना है। ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर ने उम्मीद जाहिर की कि लबनान में जारी जदोजहद रंग लाएगी और मज़ाहमतकारों की कुर्बानियों के मुस्बत नताइज बहुत जल्द सामने होंगे। इसके अलावा टर्की की जानिब से जनाब एक ये खबर सामने आई है और टर्की की मिलिट्री की जानिब से जो है उसे पहली डिलीवरी मिली है IHA-230 अपने सुपरसोनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की। टर्की की जो आर्सेनल है उसके अंदर एक और इजाफा हुआ है और ये जो IHA-230 है ये तकरीबन 150 किलोमीटर तक मार कर सकता है और इसके साथ साथ मार्क 3 की स्पीड जो है इसकी एनालाइज की गई है। 42 किलो तक का वॉरहेड जो है वो ये कैरी कर सकता है और इसे जो है वो कहीं से भी जो है वो ड्रोन्स के जरिए भी जो है वो लॉन्च किया जा सकता है हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए, जिस तरह रेडार साइट्स वगैरह जो हो गई उसके लिए जो है उसे टारगेट किया जाता है। इसके अलावा एक फुटेज आपको जो है वो दिखाना चाहेंगे। ये फुटेज बल्कि एक्चुअली बड़ी खौफनाक है, मतलब डर लगता है एक्चुअली इस फुटेज को देख के। वैसे तो बड़ी मासूम सी, ये बेसिकली एक रोबोट है जो बेसिकली इस तरह ये डांस कर रहा होता है, लेकिन एकदम जो है वो इस बच्चे को वो किक कर देता है। इसको गौर से देखिएगा और वो बच्चा जो है बड़ी तकलीफ में होता है उसके बाद। तो मतलब इसका मतलब है कि उसे कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं थे, उसने मेरे ख्याल में अपनी बिल्कुल एक जनरल मूवमेंट की, लेकिन उसी मौके पे जिस मौके पे एक्चुअली वो किक कर रहा था तो वो जाके उस बच्चे को ले गया। ये बड़ी एक लंबी डिबेट है कि रोबोट्स, अगर आप रिसेंटली आप देखें कि उनके एडवांस होने के बारे में जो है वो काफ़ी बातें होती हैं। मतलब एक यहाँ पे भी ये डिस्कशन भी की जाती है कि एक ऐसा वक्त आएगा कि रोज़ के जो कामकाज वगैरह होंगे, जो लेबर वर्क होगा वो रोबोट्स किया करेंगे और ये आहिस्ता ये फेजेस जो है आप आने वाले सालों के अंदर ज़रूर देखेंगे। लेकिन उसके बाद इस किस्म के जब वाक़यात होते हैं तो ह्यूमन सेफ्टी प्रिकॉशंस के ऊपर भी जो है वो डिबेट की जाती है कि क्या रोबोट्स को इतना एडवांस बिल्ड कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह अब आप ड्रोन्स देख रहे हैं कि ड्रोन्स के जरिए जो है जंगें लड़ी जाती हैं। आज से 30-40 साल पहले आप कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि ड्रोन्स जो हैं वो एक ऐसा वक्त आएगा कि वो जंग का एक फ्रंट लाइन डिफेंस के तौर पर जो है वो कंसिडर किया जाएगा या अटैक के लिए कंसिडर किया जाएगा। अब ये ऐसा वक्त आ गया, जिस तरह मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि इंडिया जो है वो $2 अरब के अब ड्रोन्स खरीदने जा रहा है, क्योंकि जो हालिया जंग हुई है जिसमें उसे पाकिस्तान की जानिब से मार पड़ी है, उसके बाद वो अब इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है और भी ज़्यादा पैसा लगा रहा है। सो ये चीज़ें आगे डेवलप हो रही हैं, बल्कि मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा, लेकिन फिर भी अब ऐसे ऐसे वैक्यूम क्लीनर्स आ चुके हैं कि उसको आप सिर्फ एक्चुअली कमरे के अंदर छोड़ दें तो वो खुद ब खुद जो है वो पूरे कमरे की डायमेंशंस को जो है वो नोट करता है और खुद ब खुद सफाई शुरू कर देता है और वो चलता रहता है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है पूरे कमरे के अंदर चलता रहता है और जहां जहां उसे छोटा मोटा गंद सा नजर आता है, मिट्टी वगैरह नजर आती है, वो खुद ब खुद साफ करता रहता है। तो घर के कामकाज के हवाले से भी जो है वो इतनी टेक्नोलॉजी आगे एडवांस हो रही है, लेकिन उसके बाद रोबोट्स के हवाले से जो है वो ये भी कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जंगें एक्चुअली रोबोट्स के दरमियान होंगी रादर देन के इंसानों के बीच में।
और ये, लेकिन उसके बाद जब ह्यूमन सेफ्टी की बात आती है कि रोबोट का कुछ पता नहीं है, उसका कोई मैल फंक्शन हो गया तो पता लगे वो आपको जिस जगह से, जिस पार्टी से, जिस मुल्क से वो ताल्लुक रखता है उसी के लिए नुकसानदेह साबित हो जाए। तो ये एक वाकया जो है वो इस तरह का वहां पे पेश आया है। इसके अलावा एक और खबर है कि जनाब वफाकी वजीर रेलवे, कुछ मुल्की सियासत के बारे में बात करते हैं। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी पर इल्जाम आयद करने वाले शहरी के खिलाफ सेनेट सिक्योरिटी सार्जन की मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये आज से चंद दिन पहले बेसिकली ये वाकया पेश आया था कि एक शख्स जो है वो बगैर इजाजत के वहां पे सेनेट के आसपास जो है वहां पे आया और वहां पे आके उसने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर उसने हनीफ अब्बासी साहब के ऊपर जो है मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम लगाए। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुलजिम की गाड़ी कुछ वक्त तक पार्लियामेंट हाउस की इमारत में मौजूद रही, जबकि उसकी जानिब से रिकॉर्ड की गई वीडियो को भी तहकीकात का हिस्सा बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि सेनेट सिक्योरिटी सार्जन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करने के बाद मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई है और वाकये के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। इसके अलावा जनाब वो जो पिंकी का मामला था, कोकेन क्वीन, उस हवाले से सिंध पुलिस ने इंकशाफ किया है कि मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार पिंकी के केस के हवाले से एक नाइजीरियन हैंडलर और 13 सप्लाई वाले राइडर्स को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और पिंकी की कोकेन फैक्ट्री जो है वो बताया जाता है कि लाहौर में है थी। सिंध असेंबली की कायम कमेटी बराए दाखिला के इजलास चेयरपर्सन फरियाल तालपुर की सदारत में मुनक्किद हुआ। सिंध पुलिस ने ब्रीफिंग में बताया कि पिंकी का नाइजीरिया आना जाना हुआ था। उनके नाइजीरियन हैंडलर्स को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया और पिंकी की कोकेन की फैक्ट्री जो है वो लाहौर में थी। सिंध पुलिस ने इजलास में मामले पर किसी भी आम शख्सियत का नाम लेने से इंकार कर दिया, जबकि अपोजिशन के अरकान ने पिंकी केस में आम शख्सियात के मुलविस होने के नाम पब्लिक करने का मुतालबा किया, जिस पर वजीर दाखिला जियाल अंजार ने बताया कि अभी किसी का नाम लेना कबल अज़ वक्त है। इस मामले पर तफ्तीश फिलहाल की जा रही है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो है कुछ ऐसी डिबेट शुरू कर दी है जो मैं आज से चंद दिन पहले कर रहा था लाहौर और कराची के हवाले से। बेसिकली वो हुंजा के अंदर जो है वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे और वहां पे उन्होंने नाम लिए बगैर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है वो कुछ तनकीद की। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अगले 5 साल में हुंजा को आप कराची जैसा देखना चाहते हैं या आप लाहौर जैसा देखना चाहते हैं, फैसला अवाम ने करना है। कि जनाब ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये मुकाबला है तो आप ये फैसला करें, क्योंकि उनके रोल मॉडल, या रोल मॉडल तो नहीं कहना चाहिए, जो मॉडल सिटीज़ हैं वो या कराची बनती हैं, लाहौर बनती हैं, तो आप किस शहर के साथ जो है वो जाना चाहेंगे। गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब में ख्वाजा साद रफीक भी वहां पे थे। उन्होंने कहा कि तासुब की बात नहीं, काम का मुआवजा कर लें। क्या आपने इतने हसीन शहर को कराची की तरह खंडर बनता देखना चाहते हैं या उसको लाहौर और पंजाब जैसी तरक्की देनी है, फैसला आपके हाथ में है। उनका कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हकूक दिलाने के लिए तमाम रियासती इदारों को मिलकर फैसला करना होगा। जब भी इस खित्ते की तरक्की का सफर शुरू हुआ उस पर शब खून मारा गया। बेहतरीन सड़कें और एयरपोर्ट्स बने तो यह खित्ता स्विट्जरलैंड बन सकता है। इसके अलावा दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का लोगों को भिखारी बनाने के अलावा कोई मसरफ नहीं। एक प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि पंजाब की हद तक वसूख से कह सकता हूं कि इस प्रोग्राम का डेटा दुरुस्त नहीं, इसमें बहुत ज्यादा करप्शन है, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, इससे कहां गुर्बत खत्म हुई है। उनका कहना था कि किसी सूबे ने इसे जारी रखना है तो रखे, लेकिन हमें पंजाब में इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। अब इससे पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस मौके के ऊपर भी जो है इसका प्रोग्राम का नाम जो है वो एहसास प्रोग्राम में तब्दील कर दिया गया था और उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद की गई थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम बेसिकली जो है वो हटाने की खातिर इसका नाम एहसास प्रोग्राम जो है वो रखा गया था। अब ये मौका आ गया है कि राना सनाउल्लाह साहब को भी जो है इस प्रोग्राम से, इस पूरे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है बिस्प का, उससे उनको भी एक प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर जो आजकल गिलगित बल्तिस्तान में है इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में, उन्होंने कहा कि हमारी जमात को इतना ना दबाएं कि सिस्टम से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएं। एक कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें सोचने पर मजबूर ना करें कि हमारा सिस्टम में रहने का क्या फायदा, फिर हम असेंबली और सेनेट से भी बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा पीटीआई को इंतखाबी मुहिम ना चलाने देना प्री पोल धांधी है। लीडर्स और एमएनएस को रोकना या सूबा बदर करना ना सिर्फ खिलाफ आइन है बल्कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। बैरिस्टर गौर का कहना था कि जो अपने हल्के हार गए, जो वो जीबी के लोगों से वोट मांगने आए हैं, उनकी 4 साल की कारकर्दगी ये है कि पीटीआई को रोको ताकि इलेक्शन जीत जाएं। जीबी के खुददार लोग उनके धोखे में नहीं आएंगे। इसके अलावा जनाब नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹1.98 फी यूनिट सस्ती, जबकि अप्रैल 2026 की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बंद में ₹1.19 महंगी कर दी है। मतलब एक जगह जो है वो कमी की गई है और एक जगह जो है उसे महंगा कर दिया गया है।
सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक जो है वो जून, जुलाई और अगस्त के बिलों के ऊपर होगा, जिसके तहत 3 माह तक हर माह बिजली ₹1.98 फी यूनिट सस्ती होगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के लिए होगा। दूसरी जानिब अप्रैल 2026 की जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.19 महंगी कर दी गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। इजाफे का इतलाक जो है रवा माह जून के बिलों में किया जाएगा। इसके साथ साथ क्रिकेट के मैदान से जनाब खबर यह है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे और फैसला कुन वनडे में 4 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज जो है वो 2-1 से अपने नाम कर ली। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में जो है वो पहले आंधी वगैरह लाहौर के अंदर जो है वो चलना शुरू हो गई थी दोपहर के वक्त, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कहीं, या शक का इजहार किया जा रहा था कि कहीं मैच डिले ना हो जाए या कैंसिल ना हो जाए, लेकिन उसके बाद मैच जो है वो खेला गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है 157 रन के ऊपर आउट हो गई पहले बैटिंग करते हुए। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने 3, शादाब खान और इब्रार ने 2-2 विकेटें हासिल की। मुश्किल पाकिस्तानी बैटर्स को भी वहां पे आई जब उन्होंने बैटिंग का आगाज किया। 41 रन के ऊपर जो है वो दोनों ओपनर्स ऑलरेडी आउट हो चुके हुए थे और नौजवान गाजी गौरी जो है 8 रन बना के आउट हुए। चौथी विकेट पर सलमान अली आगा और बाबर आजम ने 33 रन की पार्टनरशिप की। ताहम 93 के मजमूई स्कोर पर सलमान अली आगा आउट होने के बाद जो है पाकिस्तानी बैटर्स पर दबाव मजीद नजर आने लगा। 5वीं विकेट पर बाबर आजम ने अरफात मिनहास के साथ 19 रन की शिराकत बनाई, लेकिन 112 के मजमूई के ऊपर वो भी 85 गेंदों पर 40 रन की इनिंग्स खेलकर आउट हो गए, जबकि इसी मजमूई पर अरफात मिनहास भी पेविलियन लौट गए। लेकिन उसके बाद शादाब खान और अब्दुल समद ने 7वीं विकेट पर नाकाबिल शिकस्त 49 रन की पार्टनरशिप बनाकर टीम को फतह से हमकिनार किया। शादाब ने 29 और अब्दुल समद ने 18 रन स्कोर किए। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।